हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना था और आज इसी को कंटिन्यू करेंगे कि चार्ज जो हुआ था हमारा, हम लोग देखे थे चार्ज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला था हमारा पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या था? दूसरा है हमारा क्या? ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। हम उस दिन बताए भी थे कि आपका जो होता है कि चार्ज को दो नाम दिया गया है, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक। क्यों दिया गया है, क्या रीजन है इसके नाम को इस तरीके से रखने का? तो हम बताए थे कि संसार में जो भी पदार्थ होता है वो न्यूट्रल अवस्था में पाया जाता है, और उस पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से के अंदर जब झांक के देखा गया तो उसमें क्या था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, जिसमें कि पता किया गया तो उसमें पता चला कि न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये जीरो होता है, और प्रोटॉन पे आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है? कुछ ना कुछ आवेश होता है। और जितना संख्या में किसी पदार्थ के अंदर, किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, उतना ही संख्या में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी उसमें मौजूद होता है। तब इसमें यह देखा गया कि प्रकृति में जितना भी पदार्थ होता है वो सामान्यतः जो होता है वो न्यूट्रल अवस्था में रहता है। वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचता भी नहीं है, अपने से दूर धकेलता भी नहीं है, प्रतिकर्षित भी नहीं करता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जिस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सेम परिमाण के नंबर को, अलग अलग साइन वाले नंबर को सेम परिमाण लेते हुए अलग अलग साइन के नंबरों को जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? न्यूट्रल आता है। रिजल्ट क्या आता है? न्यूट्रल, जीरो आता है। तो उसी आधार पे उन्होंने सोचा कि यहां पे चूंकि पदार्थ क्या है? न्यूट्रल अवस्था में रहता है, और इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार का चार्ज पाया जाता है। दो अलग अलग प्रकार का चार्ज पाया जाता है। एक चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन में, एक चार्ज पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में, और ये दोनों समान संख्या में उपस्थित रहता है, और इन दोनों पे जो आवेश रहता है वो भी समान ही रहता है। और इसी कारण से प्रकृति का हर पदार्थ क्या रहता है? न्यूट्रल अवस्था में रहता है। और कोई भी चीज न्यूट्रल तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो? परिमाण में सेम हो, और दोनों पे जो साइन हो, चिन्ह हो, कैसा होना चाहिए? अलग अलग हो। दोनों का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। जिस तरह से आप पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षारक मिलकर के क्या कर देता है? जब दोनों मिलता है तो एक दूसरे के गुणों को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। सेम उसी तरीके से यहां भी क्या हो रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पे अलग अलग आवेश पाया जाता है, और जब दोनों एक साथ मिलता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो दोनों क्या कर देता है? उस पदार्थ के गुण को उदासीन कर देता है। मतलब वो पदार्थ में ना तो आपका प्रोटॉन जैसा गुण पाया जाएगा, और ना ही इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, एकदम ना ही ये चार्ज हावी हो पाता है, ना ही ये चार्ज हावी हो पाता है। दोनों एक दूसरे के गुणों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, यानी पदार्थ को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। सेम यही आधार माना गया कि चार्ज का नामकरण क्या होना चाहिए? इसी साइन के आधार पे होना चाहिए। जब अलग अलग चिन्ह वाले समान परिमाण के नंबरों को जोड़ते हैं तो वो क्या देता है? रिजल्ट जीरो देता है। इसका अर्थ है कि यहां भी आपका अलग अलग चार्ज उपस्थित है और समान परिमाण में उपस्थित है, इसीलिए ये क्या है? न्यूट्रल है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि चार्ज भी जो होगा दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। और इसीलिए क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे कहा गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमने आपको पिछले क्लास में ही बोला था कि हम इसके चार्ज को जो दो भागों में बांटे हैं, इसके नामकरण को रखने का एक और आधार बताएंगे। तो वो आधार क्या है कि आप देख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश किसे कहा जाता है? चार्ज हुआ दो प्रकार का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इसको क्या कहा गया कि आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि कांच का जो छड़ होता है, कांच का जो गोला होता है, एक का नाम दिए थे ए, एक का नाम दिए थे बी। इन दोनों को हमने क्या किया था? रेशम के कपड़े से, किससे? रेशम के कपड़े से दोनों को रगड़ा था। तो हमारा जो हुआ था, आप देखे थे कि इसमें क्या हुआ था कि जब दोनों को सेम कपड़े से, और सेम ही है, ये भी वही कांच का गोला है, सेम कांच का गोला, हमने दो अलग अलग गोला लिया और दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो फिर क्या हुआ कि जब सेम चीज है, सेम कपड़े से रगड़ रहे हैं, सेम वस्तु को रगड़ रहे हैं, तो चार्ज भी क्या आएगा? दोनों पे सेम आएगा। चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा। ये भी कांच का गोला, ये भी कांच का गोला, इसको भी रेशम के कपड़े से, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो चार्ज क्या आया? दोनों पे सेम आया। फिर जब इसको सटाने लगे तो ये नहीं सटने लगा। तो ऐसा माना गया कि यहाँ पे नहीं सटने का कारण क्या है कि ऐसा पता चला रिसर्च में कि ये क्या हुआ, जब रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा गया, रेशम के कपड़े से किसको? कांच के गोले को रगड़ा गया, तो कांच के गोले से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला गया? रेशम में चला गया। कांच के गोले से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला गया? रेशम में चला गया। और आप जानते हैं प्रकृति में हर पदार्थ जो होता है वो न्यूट्रल अवस्था में पाया जाता है। मतलब उस पदार्थ के अंदर जितना प्लस चार्ज रहता है उतनी ही संख्या में माइनस चार्ज भी रहता है। तो यहां से क्या हो गया? आपका माइनस चार्ज बाहर निकल गया। यहां से क्या हुआ? माइनस चार्ज चला गया किसमें? रेशम के कपड़े में चला गया। तो यहां इस कांच के गोले में माइनस चार्ज की कमी हो गई।
माइनस चार्ज भाग गया, लेकिन प्लस चार्ज तो नहीं भागा है, प्लस चार्ज तो वहीं उपस्थित है। तो भागा कौन? माइनस चार्ज भागा, तो कमी किस में आएगी? माइनस चार्ज में कमी आएगी। तो ज्यादा संख्या में कौन उपस्थित रहेगा? प्लस चार्ज रहेगा। इसीलिए इस प्लस वाले को क्या कहा गया? धनात्मक आवेश। यानी कांच के गोले पे कैसा चार्ज माना गया? कांच के गोले पे माना गया कि वो जो आवेश आया है कांच के गोले पे कैसा आ गया है? वो धनात्मक आवेश आ गया है, धन आवेश आ गया है। ठीक ना? लिखा हुआ है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर जो विद्युत आवेश आता है, छड़ पर जो विद्युत आवेश आता है, कांच के छड़ पे जो विद्युत आवेश आता है उसे ही धन आवेश माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि कांच के छड़ को जैसे ही रगड़े तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यानी माइनस चार्ज निकल करके कहां चला गया? रेशम के कपड़े पे चला गया। तो रेशम के कपड़े में क्या हो गया? माइनस चार्ज अधिक हो गया और कांच के गोले पे माइनस चार्ज कम हो गया, तो बढ़ गया कौन? प्लस चार्ज बढ़ गया। इसीलिए गोला कैसा हो गया? धनात्मक आवेश वाला हो गया, धन आवेश वाला हो गया। इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसीलिए इस कांच के छड़ पे जो आवेश आया उसी को क्या नाम दिया गया? धन आवेश दिया गया। ठीक ना? और अगला क्या है? दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश किसे कहते हैं? कि आपको हम बताए थे एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली के फर से या ऊन से रगड़ा गया तो इससे क्या हुआ कि बिल्ली के फर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ गया? एबोनाइट के छड़ में आ गया। बिल्ली के फर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां गया? आ गया एबोनाइट के छड़ पे। अब देखिए यहां एबोनाइट के छड़ पे इलेक्ट्रॉन आ गया यानी माइनस चार्ज आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया? ये विद्युत ऋणात्मक हो गया। इसीलिए इस पर एबोनाइट की छड़ पे जो आवेश आया इसी आवेश को कहा गया कौन सा? ऋण आवेश कहा गया। क्या कहा गया? ऋण आवेश कहा गया। ये जो नाम है पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि नामकरण जो किया गया है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये दो नाम है, धन आवेश, ऋण आवेश। ये क्या है? आवेश का दो अलग अलग नाम है। दो प्रकार का आवेश होता है, एक हुआ धन आवेश वाला, एक हुआ ऋण आवेश वाला। ये दो नाम दिया गया है धन आवेश और ऋण आवेश। किसके द्वारा दिया गया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया है। ये जो नामकरण किया गया है किसके द्वारा किया गया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही आवेश का नाम रखा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके वहां चला गया, आखिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है? प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है? ये भी प्लस चार्ज है यानी धन आवेश है, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो कोई वस्तु जो होता है वो चार्ज हो जाता है, उस पर आवेश आ जाता है, कैसे आता है? क्या रीजन है किसी भी वस्तु के आवेशित होने का? ठीक ना? तो वो हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित क्यों होता है, किसी भी वस्तु के आवेशित होने का रीजन क्या है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वही क्यों किसी भी पदार्थ से बाहर जाता है, प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज बाहर क्यों नहीं जाता है। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि संसार का प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उसी छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे छोटे कणों को ही क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। संसार का हर एक पदार्थ जो है किससे मिलकर के बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उसी छोटे कण को, सबसे छोटे कण को, पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। अब इसी परमाणु को, इस छोटे कण को जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया, क्या किया गया? इस छोटे कण को, पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो उसमें क्या पाया गया कि उस छोटे से कण में भी उसको जब जूम करके, मान लीजिए ये छोटा सा कण है जो आपको दिख भी नहीं रहा है, इस छोटे से कण को क्या किया गया? जूम किया गया, बड़ा किया गया, और बड़ा करने के बाद जब इसमें देखा तो इसके अंदर क्या था जी? इसके अंदर सबसे बीच वाले हिस्से में दो पदार्थ उपस्थित था, मतलब दो कण उपस्थित थे। क्या उपस्थित थे? दो छोटे छोटे कण उपस्थित थे, एक था प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और ये दो छोटे छोटे कण जो थे, इसमें पाया गया कि ये जो आपका परमाणु है, इस परमाणु में दो हिस्सा पाया गया। परमाणु के अंदर ये जो पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा है जिसको हम छोटा कण बोल रहे हैं, और उसी का नाम, छोटे कण का नाम क्या रखा गया है? परमाणु रखा गया है। तो इस पे रिसर्च जब किया गया पता चला कि इस परमाणु के अंदर क्या है? दो भाग है, दो हिस्सा है। एक हिस्सा जो होता है बीच वाला हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा? उस परमाणु के सबसे बीच वाला हिस्सा, ठीक ना? इसी को कहा जाता है नाभिक। इसी को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक, क्या कहते हैं इसको? नाभिक, या इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर क्या होता है? एक कक्षा बनी हुई होती है। एक कक्षा होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, मतलब इस तरीके से ये जो स्फेरिकल शेप में होता है, परमाणु जो होता है ये स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक ना? और इसी में क्या होता है कि एक तरह से इस तरह का लेयर बना होता है, एक लेयर में
इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग तरह का लेयर होता है। पहला लेयर ये जो आपको दिख रहा है बीच वाला, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है बीच वाला हिस्सा। और ये नाभिक किससे मिलकर के बना होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। किसी भी परमाणु में जो आपका नाभिक होता है, दो हिस्सा होता है परमाणु का, कौन सा? एक होता है नाभिक, एक होता है कक्षा। नाभिक और कक्षा। तो यहां पे नाभिक जो होता है ये किससे मिलकर के बना होता है? नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना हुआ होता है। नाभिक किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से। और इसी में क्या होता है? कक्षा होती है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कक्षाओं में कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अलग अलग कक्षाएं होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही कक्षा होता है, अलग अलग, हर एक परमाणु में अलग अलग प्रकार की कक्षाएं होती है। जितना इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित रहता है उस अनुसार से उसमें क्या होता है? कक्षा होता है। और हर इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऊर्जा के अनुसार, जितना उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहता है उस अनुसार से वो क्या रहता है? ऊपर या नीचे वाले कक्षाओं में रहता है। मतलब एनर्जी लेवल के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? अलग अलग कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, ठीक ना। तो परमाणु का दो हिस्सा हुआ, एक हुआ नाभिक वाला हिस्सा और कौन सा? एक हुआ कक्षा वाला, ठीक ना। अब नाभिक जो बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। और इसी नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसी नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। और क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा चक्कर लगाते रहता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है ये आपका हमेशा क्या रहता है? इसमें बंद रहता है। और ये जो आपको नाभिक दिख रहा है इसका जो रेडियस माना जाता है, इसका जो त्रिज्या माना जाता है वो लगभग 10⁻⁻14 मीटर के अनुसार, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा 10⁻⁻15 मीटर के अनुसार, इतना ही होता है। ये जो नाभिक है इसका रेडियस कितना होता है? त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाता है। आपको दोनों चीज दिखेगा, दोनों लगभग मान के चला जाता है, इतना ही, ठीक ना। तो रेडियस कितना हो गया? 10⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर। किसका रेडियस जी? नाभिक का रेडियस। नाभिक का रेडियस कितना होता है? 10⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर। अब यहां पे बात आता है कि हम बात कर रहे थे, जब ये पता चल गया कि इसके अंदर क्या हो गया, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ठीक ना। अब इसमें क्या हुआ कि रिसर्च करते करते क्या किया गया, जब आवेश का पता चल गया, आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। तो इसको भी इसके गुण के आधार पे देखते देखते इसका क्या कर दिया गया, इस पे भी बहुत सारा रिसर्च हुआ। तो रिसर्च में पता चला कि ये जो आवेश रखता है ये रखता है पॉजिटिव। इस पर कैसा आवेश? पॉजिटिव आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश? निगेटिव आवेश, निगेटिव चार्ज। और ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन पे पाया गया, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब यहाँ पे हम बोले कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो चार्ज क्यों हो जाता है, उसके अंदर आवेश कैसे आ जाता है। जबकि यह है कि हर एक पदार्थ, प्रकृति का लगभग हर पदार्थ क्या होता है? न्यूट्रल अवस्था में रहता है। न्यूट्रल अवस्था में रहने का मतलब होता है कि उस पदार्थ के अंदर आप देख रहे हैं कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों, परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो परमाणु के अंदर क्या पाया जा रहा है? चार्ज्ड पार्टिकल पाया जा रहा है। ये देखिए प्रोटॉन, ये भी चार्ज पार्टिकल है, इसमें प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज पाया जा रहा है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और एक बात और कि परमाणु जो होता है, परमाणु का मैक्सिमम द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में ही संचित रहता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही द्रव्यमान से परमाणु के द्रव्यमान को जाना जाता है। लगभग 99.95% द्रव्यमान जो होता है किसी भी परमाणु का वो उसके नाभिक में ही संचित रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। वो चार्ट भी हम आपको लिखा देंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, ठीक ना। और नाभिक जो होता है ये किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्वारा ही जाना जाता है। नाभिक का जितना द्रव्यमान होता है लगभग उस परमाणु का द्रव्यमान इसी नाभिक के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही नगण्य माना जाता है, नहीं के बराबर माना जाता है, बहुत ही कम होता है। इन दोनों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। इसीलिए किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किससे फाइंड आउट होगा? उसके नाभिक के द्वारा ही डिराइव होता है।
अब यहां पे हम बात कर रहे थे कि कोई भी पदार्थ चार्ज क्यों हो जाता है, जबकि प्रकृति का हर पदार्थ न्यूट्रल अवस्था में पाया जाता है। तो न्यूट्रल अवस्था में पाए जाने का रीजन क्या है कि पहला रीजन यही है आपका कि उस पदार्थ के अंदर जो परमाणु है, जिस परमाणु से वो पदार्थ मिलकर के बना हुआ है, उस परमाणु में क्या है आपका उपस्थित, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जितना संख्या में आपका उस पदार्थ के अंदर प्रोटॉन रहता है, उस एटम के अंदर प्रोटॉन रहता है, उतना ही संख्या में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है। जितना संख्या में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा किसी भी पदार्थ के अंदर, उतना ही संख्या में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, मान के चल रहे हैं इस पदार्थ के अंदर 4 प्लस चार्ज प्रोटॉन है, यानी चार्ज प्लस 4 प्लस चार्ज है, और मान के चल रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 4 प्लस चार्ज और 4 माइनस चार्ज, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहां जितना प्लस चार्ज दिख रहा है उतने माइनस चार्ज दिख रहा है, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, -4 और +4। और जब दोनों को आप मिला दीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा रिजल्ट क्या आया, 0। रिजल्ट कितना आया, 0, यानी न्यूट्रल आता है। इसी वजह से हर पदार्थ प्रकृति का न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, जितना संख्या में प्रोटॉन रहता है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन रहता है, और जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है उतना ही आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। इसीलिए प्रकृति का हर पदार्थ क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो आपको कक्षा दिख रही है, ये एक निश्चित कक्षा होती है। इस कक्षा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये जहां जितना डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, उतने ही डिस्टेंस पे चक्कर लगाता है। उसका रीजन क्या है कि प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इस पे होता है माइनस चार्ज। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कल ही हम बताए थे कि समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और समान आवेश रहेगा तो आकर्षण होता है। तो यहाँ देखिए इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज क्या रहता है, अधिक रहता है। प्लस चार्ज कहाँ रहता है, सारा का सारा प्लस चार्ज किसी भी परमाणु का उसके नाभिक में ही रहता है। तो नाभिक में सारा का सारा प्लस चार्ज एकदम संचित है। उसके बगल में अब जो माइनस चार्ज रहेगा वो तो इससे टाइटली बंधा हुआ रहेगा, ठीक ना। नाभिक से नाभिक के नजदीक वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के नजदीक वाला जो कक्षा होता है, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक ना। वो क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एकदम पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। किसके द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, प्लस चार्ज के द्वारा। इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाहर नहीं जा सकता है तो यहाँ रुक गया होगा। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, ठीक ना। अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है और इस नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। जिस तरीके से सूर्य अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, सेम उसी तरीके से ये भी क्या होता है आपका, ये अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है और इस न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। और नजदीक वाला, नाभिक के नजदीक वाला जो आपका कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, और नाभिक में ही सारा किसी भी परमाणु का सारा प्लस चार्ज कहाँ संचित रहता है, उसके नाभिक में संचित रहता है। इसीलिए यहाँ पे प्लस चार्ज का झुंड है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। इन दोनों के बीच क्या होगा, तगड़ा अट्रैक्शन होगा। इसीलिए ये जल्दी बाहर नहीं जाएगा, ये जल्दी बाहर जाता भी नहीं है, ये टाइटली बॉन्डेड रहता है। फिर जैसे जैसे आपका ये कक्षाओं का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, नाभिक से जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा कक्षा, उतना ज्यादा इसका इन दोनों के बीच का बल जो होगा वो कमजोर पड़ता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जो सबसे बाहरी कक्षा होता है वो कक्षा में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स इसका वहां तक काम नहीं कर पाता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बाहर सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, वो क्या होता है कि इससे बहुत ही कम बल के द्वारा, नगण्य बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ये फ्री रहता है, इसको बांधने वाला कोई है ही नहीं, खींच के रखने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन नजदीक वाला कक्षा जो होता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा काम करता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कभी भी परमाणु से बाहर नहीं जाएगा। कभी भी नाभिक से नजदीक वाला कक्षा का इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड रहता है। बाहर कौन जाएगा, जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये जो बल है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का, ये बल क्या होता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। अब देखिए जितना बल यहां लग रहा होगा, क्या उतना ही बल इन दोनों के बीच भी लग रहा होगा क्या, नहीं, यहां डिस्टेंस बढ़ गया है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया होगा। जैसे आप देखते हैं ना, चुंबक के
पास आप लोहा को लेके आइए, जितना नजदीक लेके आइएगा लोहा को उतना जल्दी ये इसको खींच लेता है, और जितना दूर लेके जाइएगा उतना ज्यादा आकर्षण बल कमजोर पड़ता जाता है, होता है ना। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और जितना नजदीक में रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होगा, और जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एकदम फ्री रहता है, उस पर इस नाभिक के प्रोटॉन के द्वारा, प्लस चार्ज के द्वारा उतना ज्यादा बल नहीं लगाया जाता है। ये क्या रहता है, फ्री रहता है, और ये क्या हो सकता है, यहां से बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन ही किसी भी पदार्थ से बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने के वजह से ही क्या होता है, कोई भी पदार्थ आवेशित होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर चार्ज का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से ही क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर चार्ज का निर्माण होता है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में बैठा हुआ है, दोनों अलग अलग कक्षाएं हैं। मान लेते हैं इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठेगा उसको 5 जूल ऊर्जा का जरूरत है, और इस कक्षा में जो बैठेगा उसको 10 जूल ऊर्जा का जरूरत है। जैसे जैसे कक्षा में दूर जाते जाइएगा एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। हर कक्षा में बैठने के लिए उसका अपना एक निश्चित ऊर्जा लेवल होता है, उसी ऊर्जा लेवल को मेंटेन रखता है इलेक्ट्रॉन, तभी वो उस कक्षा में मौजूद रहता है। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो ये यहां से निकल करके कहां चलाएगा, ऐसे आगे चलाएगा। तो हर कक्षा में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। अब बाहर से मान लीजिए कि कोई पदार्थ है हमारे पास, हम उसको गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब जैसे हीट मिलेगा, उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। अब जैसे ही इसको हीट कीजिएगा मतलब इस पदार्थ को उष्मा मिल रहा है, तो उष्मा सबसे पहले गर्मी कहां लगेगा, सबसे बाहरी कक्षा में ही ना गर्मी लगेगा। तो जैसे इसको गर्मी लगेगा, उसको ऊर्जा मिलेगा, तो यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अब देखिए दूर का इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से दूर का इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाभिक इसको ज्यादा खस के पकड़ नहीं पाएगा। तो इसको जैसे ही एनर्जी मिलेगा, तो मान लेते हैं इस कक्षा में रहने के लिए आपके पास 15 जूल एनर्जी का जरूरत था। अब आपने बाहर से इतना हीट दिया, हीट देते देते इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, 15 से 16 जूल हो गया। 15 से कितना हो गया, 16 जूल हो गया। अब वो क्या करेगा, अब धीरे धीरे इस कक्षा से बाहर निकलना शुरू कर देगा। इस कक्षा से क्या करेगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा एकदम भागने लगेगा। यहाँ से जैसे जैसे एनर्जी देते जाइएगा, बढ़ते जाएगा, वो भागना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ही होता है वही इलेक्ट्रॉन के वजह से, अब मान लीजिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, चला गया, इसको एनर्जी दे दी है, वो गायब हो गया। तो यहां पे देखिए ये क्या है आपका, यहां पे जितना संख्या में शुरू में ही बताया, जितना संख्या में किसी भी पदार्थ के किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन रहता है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी रहता है। लेकिन आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। जितना संख्या में प्रोटॉन उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन रहता है, जितना आवेश प्रोटॉन पे उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे रहता है, सेम परिमाण का आवेश रहता है। तो इसी वजह से पदार्थ न्यूट्रल अवस्था में था, कोई हलचल नहीं दिखा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, इस वजह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस कक्षा से गायब हो गया, इस एटम से बाहर निकल गया। तो जैसे ही बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और प्रोटॉन जो है वो तो बाहर नहीं निकला है, और ये कभी बाहर निकलता भी नहीं है। ये नाभिकीय बल के द्वारा एकदम जकड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, ये कभी भी बाहर परमाणु से नहीं निकलता है। प्रोटॉन कभी भी परमाणु से बाहर नहीं निकलता है। परमाणु से बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ जो आवेशित होता है वो किसके वजह से आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फ्री होता है, वही क्या कर सकता है, किसी भी एटम से थोड़ा सा एनर्जी पा करके वो बाहर निकल सकता है, आ जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हम बताएं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। मतलब माइनस चार्ज इससे भाग गया, इससे जैसे ही माइनस चार्ज भाग गया, मान लेते हैं कि ये जो एटम है, इस एटम में आपका जो आपका क्या है, प्रोटॉन है, वो 4 की संख्या में, हम माने भी थे कि 4 की संख्या में प्रोटॉन है, यानी प्लस चार्ज की संख्या कितनी, 4। और उतने ही संख्या में इसमें क्या था, माइनस चार्ज भी था। मतलब माइनस चार्ज भी कितना, 4 की संख्या में, माइनस चार्ज भी कितना, 4 की संख्या में, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 क्या है, प्रोटॉन है इसमें उपस्थित। अब क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो गया, बचा कितना, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या हो गया कि इसमें 4 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, कौन ज्यादा,
प्रोटॉन ज्यादा, तो आप क्या बोलिएगा, प्रोटॉन को ही क्या माना गया है, इस पर प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज का अधिकता हो गया या माइनस चार्ज का अधिकता हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज अधिक हो गया, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं भाग सकता है, प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, जाएगा आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चला गया, मतलब माइनस चार्ज इससे चला गया, माइनस चार्ज में कमी आ गई, तो बढ़ा कौन, प्लस चार्ज में बढ़ोतरी आ गई। इसलिए अब ये जो एटम है, ये एटम कैसा हो गया, ये पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित हो गया, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज की अधिकता हो गई। अब ये पदार्थ आवेशित हो गया, किसके वजह से आवेशित हुआ, इलेक्ट्रॉन के वजह से। और इलेक्ट्रॉन की कैसी क्रिया की वजह से आवेशित हुआ, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से कैसा आवेश आता है पदार्थ पे, धन आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस चार्ज चला गया, तो बढ़ा कौन यहाँ पे, प्लस चार्ज। ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज कहीं बाहर से आया है इसलिए बढ़ गया, इसी में पहले से ही मौजूद था। चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या सेम था और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई, इसीलिए प्रोटॉन अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, अपने आप को ज्यादा शो करेगा। ये क्या हो गया, 4 की संख्या में और ये 3 की संख्या में, इसीलिए यह पदार्थ कैसा होगा, ये एटम कैसा होगा, धनावेशित हो जाएगा। वही अगर क्या होता कि हम क्या करते, बाहर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला देते। यहाँ पे पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन, और हमने क्या किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से ला दिया। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, हमने क्या किया, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ला दिया। तो जैसे ही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएंगे तो और कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब 6 माइनस चार्ज और 4 प्लस चार्ज। ये देखिए तो अब प्लस चार्ज 4 ही है और माइनस चार्ज कितना, 6 हो गया। किसके वजह से हो गया, यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज में अंतर आया क्या, ये कम है और ये ज्यादा है, इसीलिए ये पदार्थ अब कैसा हो जाएगा, ये जो एटम है ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के आने के वजह से। इलेक्ट्रॉन के आने के वजह से ही ये पदार्थ ऋणावेशित हो गया और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ये पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से कैसा हो गया, ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से कैसा हो गया, धनावेशित। याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ जो होता है संसार में, उसके अंदर जो आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, वो किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के आने और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। इलेक्ट्रॉन के आने और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से कैसा चार्ज डेवलप होगा उस पदार्थ पे, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज को लेके आएगा, तो वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा, माइनस चार्ज से माइनस चार्ज वाला हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा, मतलब माइनस चार्ज चला जाएगा, तो वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, ये प्लस चार्ज की अधिकता हो जाएगी, इसीलिए वो पदार्थ कैसा होगा, धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। याद रहेगा इतना। कोई भी पदार्थ की क्यों आवेशित होता है, किसके वजह से आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकता है, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर मूव कर सकता है, गति कर सकता है। और जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसी भी पदार्थ के अंदर, तो वो हो जाता है ऋणावेशित वो पदार्थ, और इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो वही पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसीलिए जब हम डिफिनेशन लिखाए थे धनावेश और ऋणावेश वाला, तो आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि कांच का जो हम गोला लिए थे, कांच का जो छड़ लिए थे ए और बी वाला, तो इसमें हमने क्या किया था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो हम बोले थे कि क्या हो गया कि इस रेशम के कपड़े से जब इस गोले को रगड़ा गया, घर्षण समझते हैं ना, घर्षण, जब किसी चीज को आप रब करते हैं, अपना हथेली को ही रब करते हैं, तो वहां पे गर्माहट उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो उष्मा ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। तो जब यहाँ पे हमने रेशम के कपड़े से इस कांच के गोले को रगड़ा, तो जैसे ही रगड़ेंगे यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। तो जैसे ही हीट उत्पन्न होगा, इस कांच के गोले के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ रहेगा, जो घूम रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गर्मी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, वो क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा, वो कहां चला जाएगा, जिससे हम रब कर रहे हैं, इसको घस रहे, रेशम के कपड़े से घस रहे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला गया, रेशम के कपड़े में चला गया। और कहां से निकला, कांच के गोले से निकला, तो मतलब कांच के गोले से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इसमें अब अधिक कौन हो गया होगा, प्रोटॉन अधिक हो गया होगा, प्लस चार्ज अधिक हो गया होगा, इसीलिए कांच का गोला कैसा हो गया, इस पे धनावेश, ये धनावेशित हो गया, ठीक ना। इसीलिए इस पर कांच के गोले पे जो आवेश आया उसे क्या माना गया, धनावेश माना गया। और उसी तरीके से हमने बताया था एबोनाइट का हम छड़ लिए थे, एबोनाइट का जो छड़ लिए थे, इस पर क्या हुआ, एबोनाइट के छड़ को हमने क्या किया, फर से रगड़ा, बिल्ली के फर से या ऊन से रगड़ा, ऊन या फर से हमने इसको जब रगड़ा, तो क्या हो गया कि
इस ऊन से, इस फर से इलेक्ट्रॉन आ गया किसमें, इसमें एबोनाइट के क्षण में आ गया। ऊन से निकल करके, फर से निकल करके इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, एबोनाइट के क्षण में आ गया, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इसीलिए चूंकि पहले ये पदार्थ न्यूट्रल था, इस पे जितना प्लस चार्ज था, प्रोटॉन था, उतना ही इलेक्ट्रॉन था, मतलब माइनस चार्ज था। लेकिन अब क्या हो गया, इसको जैसे ही रगड़ने के बाद इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा आ गया। इसीलिए अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, मतलब माइनस चार्ज का संख्या ज्यादा हो गया। इसीलिए यह पदार्थ अब कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा, किस पदार्थ पर आएगा, और इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से जाएगा, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक ना। ऐसा नहीं होगा कि हर पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, ऐसा नहीं है। पदार्थ का कैसा प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से जाएगा। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने का जो बात निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक ना। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ पे आएगा और इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से निकल करके बाहर चला जाएगा। ये बात किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इतना बात समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ आवेशित क्यों होता है। कोई भी पदार्थ आवेशित इसलिए होता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से ही कोई भी पदार्थ क्या होता है, आवेशित होता है। किसी भी पदार्थ के ऊपर क्या होता है, चार्ज डेवलप्ड होता है। कोई भी पदार्थ आवेशित हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। आप ऐसे जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम बोले अभी घर्षण से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगा तो वो बाहर चला जाएगा। ये ना होगा एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। ये ना होगा जिस पदार्थ से निकलेगा वो ऋणावेशित हो जाएगा और जिस पदार्थ पे चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, उसको आप क्या कीजिए, एक कस के लगा दीजिए, एक तमाचा खींच के दीजिए। तो जैसे आप मारिएगा, मारने से क्या होगा, हीट जनरेट होगा आपका और उसके त्वचा पे, आपके हाथ का और उसके त्वचा पे घर्षण क्रिएट होगा। जैसे ही घर्षण क्रिएट होगा मतलब वहाँ हीट जनरेट होगा। मारने के बाद आप देखिए बिना फालतू का भी आप क्या कीजिए, एक बार जाके दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। घर्षण से क्या होगा, उसके त्वचा के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षा में बैठा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बाहर निकल करके उसके बाद आपको बताएगा कितना मजा आता है। ठीक ना। तो प्रयोग करके देखिएगा एक बार। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी पदार्थ जो होता है कैसे चार्ज होता है, कि वो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या उससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तभी वो पदार्थ क्या होता है, आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर आता है तब वो ऋणावेशित हो जाता है, माइनस चार्ज वाला, और इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तब वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, प्लस चार्ज वाला। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस पे आएगा तो उसको क्या कर देगा, माइनस वाला कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जिससे चला जाएगा उसको क्या कर देगा, प्लस वाला कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला होता है, माइनस निकला तो बचेगा क्या, प्लस। प्लस ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस चार्ज वाला, और अगर माइनस आ गया यानी इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये होता है माइनस चार्ज वाला। तो ये क्या कर देगा, पूरे पदार्थ को ऋणावेशित कर देगा, माइनस चार्ज की संख्या अधिक हो जाएगी। तो समझ में आ गया हमको कि कोई भी पदार्थ क्या होगा, चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उस पर या तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है या उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के क्या क्या गुण है, चार्ज के क्या क्या गुण है। ठीक ना। आवेश के गुण, पहला गुण जो होता है आवेश का, आप देखेंगे कि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है। आवेश के पास क्या होता है, केवल परिमाण होता है। उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इस डायरेक्शन में चलना है कि इस डायरेक्शन में चलना है, उस डायरेक्शन में चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है। 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, इतना चार्ज आया, इतना चार्ज गया, इतना चार्ज के किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो चार्ज में क्या होता है कि चार्ज जो होता है ये आपका, इसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज में क्या है आपका, ये आपका डायरेक्शन नहीं बताता है। इसके पास क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जिसके पास केवल परिमाण हो और डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे राशि को क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी। जिस भी राशि के पास क्या हो,
केवल परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे राशि को क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। और चार्ज में भी क्या होता है? केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए चार्ज क्या होता है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज अदिश राशि होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब चूंकि इसके पास परिमाण होता है, मात्रा होता है इसके पास कि कितना कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज। आप जानते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, कल ही हम बताए हैं। तो 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, कितना चार्ज है वो आप बता दीजिएगा, परिमाण में चार्ज कितना है, लेकिन डायरेक्शन आप नहीं बता पाइएगा चार्ज का। तो इसीलिए चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और चूंकि ये स्केलर है इसीलिए चार्ज जो होता है ये एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होते हैं? प्रकृति में योगशील होते हैं, एडिटिव होते हैं। मतलब क्या कि चूंकि इसके पास परिमाण है, तो हमारे पास अगर 2 कूलम चार्ज है, कहीं किसी वस्तु पे 2 कूलम चार्ज है और कहीं से उस पे क्या आ रहा है? 3 कूलम चार्ज और आ रहा है, 3 कूलम चार्ज, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ करके क्या कर सकते हैं? 3 2 कितना हो गया? 5 कूलम चार्ज। यही हुआ एडिटिव नेचर। चार्ज क्या होता है? एडिटिव नेचर का होता है। क्यों एडिटिव नेचर का है? क्योंकि इसके पास केवल क्या होता है? परिमाण होता है, और परिमाण है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये क्या है? एडिटिव इन नेचर है। मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं, चार्ज को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 गुण हमको पता चल गया चार्ज का। पहला क्या है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इसमें जो गुण पाया जा रहा है वो क्या है? एडिटिव इन नेचर है। इसको हम जोड़ सकते हैं। तीसरा जो होता है, आप चार्ज के बारे में पढ़े हैं, चार्ज जो होता है 2 प्रकार का पाया जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो यहां पे हम कल बताए थे कि हमने जो कांच का 2 रड या गोला लिया था, उसको जब हमने सेम कपड़े से रगड़ा था, इसको भी रेशम के कपड़े से, दोनों को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा। दोनों सेम कांच है, सेम कांच का गोला है, सेम साइज, हर चीज सेम लिए हैं, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़े, तो चार्ज भी क्या आएगा? दोनों पे सेम आएगा। कोई चीज में अंतर किए हैं क्या? दोनों सेम चीज है, सेम चीज को सेम पदार्थ से ही रगड़ा जा रहा है, तो दोनों पे चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा। जब इसको हमने रब करने के बाद, रगड़ने के बाद इसको हमने क्या किया? एक दूसरे से चिपकाने का प्रयास किया। गोला ए और गोला बी को चिपकाने का प्रयास किया रेशम के कपड़े से। दोनों गोले को रगड़ने के बाद तो हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगा। दोनों सेम चीज है, दोनों कांच है, दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं। इसका अर्थ है दोनों पे क्या आएगा? सेम चार्ज आएगा। दोनों पे सेम चार्ज लाने के लिए दोनों सेम पदार्थ लिए, सेम पदार्थ, ये भी कांच का गोला, ये भी कांच का गोला, इसको भी रेशम के कपड़े से, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़े, तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? सेम चार्ज आएगा, सेम चार्ज। ठीक ना? जैसे ही सेम चार्ज आएगा, दोनों में कैसा क्रिया होगा? ये रेशम का कपड़ा, ये रेशम का कपड़ा, ये भी कांच, ये भी कांच, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में आएगा? इसमें आएगा। और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में आएगा? इसमें रेशम के कपड़े में आ जाएगा। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों को जब सटाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही सटाने लगे ये एक दूसरे से सटने नहीं लगा, एक दूसरे से दूर भागने लगा। तो यहीं से निष्कर्ष निकाला गया कि समान आवेश जो होगा वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। समान आवेश क्या होगा? एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, समान आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा। समान आवेश क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागता है, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वही अगर हमने क्या किया? एबोनाइट के छड़ को लिया, उसको नाम दे दिया सी, और इसको हमने क्या किया? फर से रगड़ दिया या ऊन से रगड़ दिया, तब हम क्या देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गया। इस फर से, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में आ गया? इसमें आ गया। मतलब ये निगेटिवली चार्ज हो गया। ये गोला ए कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज था, और गोला सी जो है ये कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। देखिए इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, जब ये दोनों को चिपकाया गया तो दोनों क्या हो गया? आपस में चिपक गया। तो यहीं से निष्कर्ष निकाला गया कि असमान आवेश, असमान चार्ज जो होगा वो एक दूसरे से चिपकेगा, आकर्षित होगा, और जो समान आवेश होगा वो एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। तो इसी आधार पे कहा गया कि निष्कर्ष निकाला गया कि आपका लाइक चार्ज जो होगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को
क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर हमारे पास प्लस प्लस चार्ज वाला दो गोला रहेगा तो ये एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। अगर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस माइनस चार्ज का दो गोला रहेगा, सेम चार्ज वाला दो गोला रहेगा, तो ये भी एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा, चिपकेगा नहीं। और क्या हम लोग देखे हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। असमान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और एक नेगेटिव चार्ज का गोला है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, चिपकेगा। असमान आवेश एक दूसरे से चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं, और समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये निष्कर्ष निकाला गया। ये सारा चीज जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, चार्ज के अंदर पाया जाने वाला गुण है। चार्ज का सारा क्या है, गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल परिमाण पाया जाता है, तो परिमाण अगर पाया जा रहा है तो परिमाण को हम जोड़ सकते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, इस सबको हम क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं। तो मतलब 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, ये दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा, 5 कूलम चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये होगा, मतलब एडिटिव इन नेचर भी है, स्केलर होने की वजह से चार्जेस क्या है, एडिटिव इन नेचर है। और दूसरा क्या है कि समान चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। और असमान चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, असमान चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और देखिए, और ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकृति में जो पदार्थ मान लीजिए चार्ज है, मतलब एक पदार्थ पे प्लस चार्ज आ गया और एक पदार्थ क्या है, न्यूट्रल है। एक पदार्थ क्या है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है। इस पदार्थ पे जीरो चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है। तब भी ये देखा गया कि ये पदार्थ क्या करता है, प्लस चार्ज वाला पदार्थ, जिस पदार्थ पे प्लस चार्ज आ गया है, ये इसको अपनी ओर खींचता है। न्यूट्रल पदार्थ को, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको अपनी ओर खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। या ऐसा भी देखा गया कि अगर पदार्थ पे माइनस चार्ज हो तब भी ये क्या करता है, दूसरे पदार्थ को, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जिस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, जो पदार्थ न्यूट्रल है, उसको अपनी ओर खींचने लगता है। ऐसा क्रिया देखा गया कि जो पदार्थ क्या होता है, आवेशित होता है। जो पदार्थ आवेशित होता है वो अनावेशित पदार्थ को, जिस पदार्थ पे चार्ज नहीं होता है, उसको आकर्षित करता है। जो पदार्थ क्या होता है, आवेशित होता है, वो अनावेशित पदार्थ को क्या करता है, बिना चार्ज वाले पदार्थ को भी अट्रैक्ट करता है। समझ में आई बात। चार्ज क्या होता है कि जो पदार्थ आवेशित होता है वो अनावेशित पदार्थ को भी अपनी ओर खींचता है। और जो पदार्थ आवेशित है, आप यहां देख रहे हैं कि ये पदार्थ आवेशित है, इस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये पदार्थ आवेशित है, इस पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज है। दोनों पे अलग अलग चार्ज है, दोनों पे आवेश है, दोनों पे आवेश है, तब भी ये क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। और जब क्या होता है कि केवल एक पदार्थ पे आवेश हो और दूसरे पदार्थ पे कोई आवेश नहीं हो, न्यूट्रल हो, तब भी ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, तब भी ये दोनों चिपकता है। और यही वाला बात, जब दोनों पदार्थ क्या हो, दोनों पदार्थ आवेशित हो तब भी आकर्षण होता है, अलग अलग आवेश से आवेशित हो तब क्या होता है, आकर्षण होता है। और एक पदार्थ आवेशित हो, दूसरा पदार्थ आवेशित ना हो, न्यूट्रल हो, तब भी क्या होता है, आकर्षित होता है। तब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गया कि हम किस परिस्थिति में मान के चले कि दोनों पदार्थ जो है हमारा आवेशित रहेगा। किस परिस्थिति में हम ये पता करेंगे कि दोनों पदार्थ आवेशित रहेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब दोनों पदार्थ अलग अलग आवेश से आवेशित रहता है तब भी अट्रैक्शन होता है। जब एक पदार्थ आवेशित है, दूसरा पदार्थ अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस कंडीशन में हम कैसे मान के चले कि दोनों पदार्थ पे आवेश आ गया है, कैसे पता करें कि दोनों पदार्थ आवेशित है कि नहीं है। तब ये निष्कर्ष निकाला गया, तब ये कहा गया कि किसी भी पदार्थ के आवेशित होने का जो पहचान है वो क्या है, प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण तो एक ही कंडीशन में होगा, जब आपका दोनों पदार्थ आवेशित हो, दोनों पदार्थ क्या हो, आवेशित हो, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, तब भी प्रतिकर्षण होगा। या दोनों पदार्थ पे क्या हो जाए, माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस चार्ज, तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये वाला कंडीशन जो है, ये तो हमेशा हम इससे पहचान कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ आवेशित है या नहीं है। अगर सेम आवेश से आवेशित है तो प्रतिकर्षण तो होगा ही, चाहे प्लस से आवेशित हो कि माइनस से आवेशित हो, आवेशित है तभी तो प्रतिकर्षण होगा। सेम आवेश से आवेशित होगा तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अलग अलग आवेश से आवेशित है तो आकर्षण होता है, और एक पदार्थ पे
आवेश है लेकिन दूसरे पे आवेश नहीं है, वो न्यूट्रल है, तब भी क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस कंडीशन में हम एक चीज नहीं पहचान पा रहे थे कि दोनों पदार्थ आवेशित है इसीलिए आकर्षण हो रहा है, या दोनों में से एक पदार्थ आवेशित है एक अनावेशित है इसीलिए आकर्षण हो रहा है, ये हम नहीं पहचान पा रहे थे। तब क्या किया गया, अगर आपको ये जानना है कि दोनों पदार्थ आवेशित है या नहीं है, तब आपको एक ही चीज ये बता सकता है, वो क्या है, प्रतिकर्षण। पदार्थों के बीच में अगर प्रतिकर्षण होगा तभी आप समझिए कि दोनों पदार्थ क्या है, सभी पदार्थ क्या है, चार्ज हो गए हैं, दोनों सभी पदार्थ क्या है, आवेशित है। समझ में आ गया? तो ये सारा क्या है, आपका चार्ज का गुण है। प्रतिकर्षण ही क्या माना गया, आवेशित होने की पहचान। आवेशित किसी भी पदार्थ के आवेशित होने की पहचान क्या है, प्रतिकर्षण है। किसी भी पदार्थ के आवेशित होने की पहचान क्या है, प्रतिकर्षण है। यानी पदार्थों के आवेशित होने की पहचान क्या है, प्रतिकर्षण है। सभी पदार्थों के, प्रत्येक पदार्थों के आवेशित होने की पहचान क्या है, प्रतिकर्षण है। ठीक है ना। आज हम लोग देख लिए कि पदार्थ का क्या क्या गुण होता है, मतलब आवेश का क्या क्या गुण होता है, और आवेश जो होता है कैसे पता करेंगे कि कोई भी पदार्थ आवेशित हुआ कि नहीं हुआ। अगले क्लास में हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि आपका जो होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।